एक गांव में धनीलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वो अनाज का व्यापार करता था। धनीलाल गांव के किसानों से अनाज लेकर शहर में बेचा करता था। सुनो, इस बार की फसल अच्छी हुई है। इस बार भी सारा अनाज मुझे ही ला कर देना, मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। अरे सेठ जी, आपके सिवा हम कहाँ जाएंगे? पूरे गांव में सिर्फ आप ही तो हमारे अनाज की अच्छी कीमत लगाते हैं। धीरे धीरे धनीलाल गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसके साथ उसका एक मुंह बोला नौकर बिरजू भी रहता था। बिरजू बड़ा ही कम अक्ल था, लेकिन वो अपने मालिक का करीबी था, इसलिए वो गांव के लोगों पर धौंस जमाया करता था। देख बिरजू, तेरी हरकतें अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तेरे पिता की मृत्यु के बाद से तुझे पाला है, इसीलिए तुझे अब तक माफ़ किया है, लेकिन अब और नहीं सहूँगा। सावधान हो जा। अरे सेठ जी, मेरे माँ बाप तो सब आप ही हैं। आप कहिए तो सही, आपके लिए जान भी हाजिर है। एक दिन धनीलाल शहर से अनाज बेचकर गांव वापस आ रहा था। क्यों रे बिरजू, हम इतनी देर से चल रहे हैं और अभी तक गांव नहीं पहुंचे। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। पता नहीं ये सड़क कहाँ जाती है। अरे मालिक, कैसी बातें कर रहे हैं? सड़क कहीं नहीं जाती, इस पर लोग चलकर इधर उधर जाते हैं। तू गधा का गधा ही रहेगा। किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ के देख, सामने गांव दिख रहा है या नहीं। सेठ की बातें सुनकर बिरजू पेड़ पर चढ़ गया। उसे दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही दिखाई दे रहा था। सेठ जी, यहाँ से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, अब नीचे उतर जा। हम थोड़ी देर तक चलने के बाद गांव पहुंच जाएंगे। उसने पेड़ से उतरने की बातें सुनी तो वो जोर जोर से रोने लगा। अब क्या हुआ? चुपचाप नीचे उतर जा, हमें गांव जल्दी पहुंचना है। अरे मालिक, मैं तो भूल ही गया। मुझे पेड़ से उतरना नहीं आता है। मुझे बचा लो मालिक, वरना मैं मर जाऊंगा। हे ऊपर वाले, अंधेरा होता जा रहा है, तू जल्दी से नीचे उतर जा, वरना डाकू आ जाएंगे और हमें लूट लेंगे। अरे सेठ जी, आ जाने दीजिए डाकुओं को। वो आएंगे तो मुझे नीचे उतार देंगे। आप अपने सामान के लिए मेरी जान की बाजी लगा देंगे क्या? बिरजू की बातें सुनकर धनीलाल सर पकड़कर बैठ गया। कुछ देर बाद सच में डाकू आए और उन्होंने सेठ धनीलाल को पूरी तरीके से लूट लिया और बिरजू को पेड़ से नीचे गिरा दिया। हाय मेरी कमर टूट गई। जब उतारना ही था तो धीरे से उतारते। चलिए सेठ जी, जल्दी से चलते हैं। अब डरने की कोई बात नहीं है। सेठ अपनी किस्मत को कोसता हुआ वापस अपने घर आ गया। आज के बाद जब भी मैं शहर जाऊं तो तू मेरे साथ नहीं जाएगा। इसी तरह बिरजू को कोई भी काम मिलता तो वो उसमें गड़बड़ कर देता था। इससे तंग आकर सेठ ने उसे काम बताना ही बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद सेठ सामान बेचने फिर शहर गया। तो सेठ के घर पर एक भिखारी आया। अरे बेटा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो बेटा, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। वाह वाह, बड़ा आया भोजन करने वाला। मांग तो ऐसे रहा है जैसे तेरी अम्मा यहाँ खाना बनाकर रखती है। चल भाग यहाँ से। गरीबों के साथ ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं है बेटे। अगर तू मेरी मदद करेगा तो तुझे इसका फल ज़रूर मिलेगा। अरे जा जा, फल मिलेगा, फल मिलेगा, फल मिलेगा तो खा लूँगा। अपना काम कर। बिरजू इसी तरह का व्यवहार सबके साथ करता था और सेठ का मुंह लगा नौकर होने के कारण वह पूरा फायदा उठाता था। हे बिरजू, बिरजू कहाँ गया रे? धनीलाल चीख चीख कर बिरजू को आवाज़ लगाने लगा। बिरजू, अरे बिरजू, अरे अब कहाँ मर गया तू? चीख चीख कर मेरा हलक सूख गया है, लेकिन तेरा कान है कोई चूहे का बिल जो मेरी आवाज़ तुझे सुनाई नहीं दे रही। जमींदार की बातें सुनकर बिरजू दौड़ता हुआ आया। जी मालिक, मैं यहीं तो था। अबे यहाँ के बच्चे, कहाँ था? मैं तुझे कितनी देर से आवाज़ लगा रहा हूँ। अगर इससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ लगाता तो शायद मेरी आवाज़ ही चली जाती। गलती हो गई मालिक, मैं दौड़ता हुआ आपके पास ही आ रहा था। अबे तो तू आवाज़ नहीं दे सकता था? मैं दूसरे कमरे में सफाई कर रहा था मालिक। वहाँ से मुझे थोड़ा सा ज़ोर से बोलना पड़ता, मतलब ऊंची आवाज़ में। अरे तो बोल नहीं सकता था क्या? देख नहीं रहा, चीखते चीखते मेरी हाफी चढ़ गई।
मालिक, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि आपको ऊंची आवाज़ पसंद नहीं, तो आप ही बताइए मैं ऊंची आवाज़ आपको कैसे लगा सकता था। हे ऊपर वाले, इसका मैं क्या करूं? तुझसे और ज़्यादा बात करूंगा तो मैं ही पागल हो जाऊंगा। बेवकूफ़, बात को समझा कर। मैंने उस वक्त कहा था कि मुझे ऊंची आवाज़ पसंद नहीं। उस वक्त मेरे कहने का कुछ और मतलब था। मालिक, मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए। जब तक आप मुझे समझाएंगे नहीं मेरी समझ में कैसे आएगा। कहीं ऐसा ना हो तुझे समझाते समझाते किसी दिन मैं ही सब कुछ भूल जाऊं। इतना बोलकर ज़मींदार ने अपनी जेब से 50-50 के 2 नोट निकालकर बिरजू को देकर कहा, अच्छा, ये ले 100 रुपये। 50 का दही और 50 का पनीर लेकर आ। तेरी छोटी मालकिन ने बोला है कि ताज़ा पनीर और ताज़ा दही लेकर आना है। बिरजू 100 रुपये लेकर बाजार की ओर निकल गया। कुछ देर बाद वो वापस 100 रुपये लेकर धनी लाल के पास आ गया। खाली हाथ आया देखकर धनी लाल को बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, क्या हो गया? खाली हाथ क्यों आया है? पनीर और दही क्यों नहीं लाया? मालिक, मैं दुकान पर यह सामान लेने तो गया था, लेकिन ये पूछना तो मैं आपसे भूल ही गया कि कौन से 50 का दही लेकर आना है और कौन से 50 का पनीर लेकर आना है। बिरजू की बातें सुनकर सेठ धनी लाल अपना सर पीटने लगा और चीखता हुआ बोला, अबे बेवकूफ़, किसी भी 50 का पनीर और किसी भी 50 का दही लेते आता। 100 रुपये ही तो थे ना तुम्हारे पास। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब तू मेरे घर आया। अगले दिन बिरजू रात को सो रहा था तो उसके घर एक चोर घुस आया। कौन है? कोई नहीं। ओ, कोई नहीं है। अच्छा अच्छा। हाय 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 हाय, घर का सारा सामान चोरी हो गया। अरे अरे मूर्ख बिरजू, तू तो रात में इसी कमरे में सो रहा था ना? क्या कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी तुझे? नहीं मालिक, मैंने आवाज़ सुनी थी। मैं यहाँ सोया था, मैंने बहुत अच्छे से आवाज़ सुनी थी। मगर जब मैंने पूछा कि कौन है तो पता है मालिक, उसने क्या कहा? उसने कहा कि कोई नहीं है। फिर क्या, फिर मैं वापस सो गया। मालिक, वह बदमाश सिर्फ चोर ही नहीं बल्कि झूठा भी था। धनी लाल को उस पर बहुत गुस्सा आया। सेठ धनी लाल गुस्से में आकर बिरजू को काम से निकाल देता है। बिरजू बहुत जगह नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसकी नौकरी कहीं भी नहीं लगती। उसके बुरे व्यवहार के कारण और कम बुद्धि के कारण कोई भी उसे रखना नहीं चाहता था। नौकरी तो मिलने से रही, मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं अपना काम करूं। आज से मैं जंगल जाकर लकड़ियां काट लूंगा। ना कोई मालिक है, ना नौकर, ना कोई डांट, ना फटकार। आराम से जीवन बिता लूंगा। जिंदगी में कभी भी मेहनत से काम ना करने के कारण कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने में उसकी जान निकलने लगी। लेकिन वह थोड़ी बहुत लकड़ियां काट कर ले आया और उन्हें बेचकर एक दिन का खाना बना लिया। अगले दिन वह फिर लकड़ियां काटने चला गया। मुझसे ज़्यादा लकड़ियां तो काटी नहीं जाती। ऐसा करता हूँ, पेड़ की सबसे मोटी डाल काट लेता हूँ। भले ही एक टहनी काटूं, कम से कम ज़्यादा लकड़ी तो मिलेगी। वह जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काटने लगता है। तभी वहाँ से वो भिखारी गुजर रहा था तो उसने देखा कि बिरजू जिस डाल पर बैठा है उसे ही काट रहा है। अरे पागल, क्या कर रहा है? जिस डाल पर बैठा है उसे ही काट रहा है। अगर ऐसे ही काटता रहा तो गिर जाएगा। अभी वो भिखारी बोल ही रहा था कि वो टहनी टूट गई और बिरजू पेड़ से नीचे गिर गया। हाय, मेरी कमर टूट गई। इसे कैसे पता चला कि मैं गिरने वाला हूँ? जरूर ये कोई चमत्कारी आदमी है। इसे सब कुछ पहले से ही पता है। मुझे इसके पैर पकड़ लेने चाहिए, यही मेरी नैया पार करेगा। अरे भाई, क्या तुम कोई जादूगर हो? तुम्हें मेरे गिरने का पता पहले ही कैसे चल गया? तुम तो महाज्ञानी हो। जरा दया करके मुझको बताओ कि मेरा भविष्य क्या है। बिरजू के इतना कहते ही भिखारी समझ गया कि ये पूरा बेवकूफ़ है। उस भिखारी को याद आ गया कि इस आदमी ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था।
तो उसने उसे सबक सिखाने की सोची। बिल्कुल सही समझे। मुझे वर्तमान भविष्य सभी का ज्ञान है। मेरी दिव्य दृष्टि बताती है कि तुम्हारी मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई उपाय बताइए महाराज, आपकी बड़ी कृपा होगी। ठीक है, मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा। ये काला धागा अपने हाथ में बांध लो। याद रखना, जब तक ये धागा तुम्हारे हाथ में बंधा रहेगा तुम जीवित रहोगे, और जैसे ही ये धागा टूट गया तुम मर जाओगे और मृत्यु तेरा हाथ पकड़कर तुझे ले जाएगी। अगले दिन वो घर में बैठा था तो उसकी बीवी ने कहा, अजी कुछ पैसे कमा कर लाओ, सुबह से घर में चूल्हा भी नहीं जला है, क्या हम लोगों को भूखा मारोगे? अरे भाग्यवान, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर मैं कुछ काम करने लगा और मेरे हाथ का ये धागा खुल गया तो तू विधवा हो जाएगी। क्या बकवास कर रहे हैं? धागा टूटने से भला कोई मरता है? अरे आज मैं एक ऐसे जादूगर महाराज से मिला था जिसे भूत भविष्य सबका ज्ञान था। उन्होंने कह दिया तो ये होना निश्चित है। बिरजू की पत्नी जानती थी कि बिरजू के दिमाग में जो आ गया उसको हटाना नामुमकिन है। मजबूरी में वो खुद ही काम करने सेठ धनीलाल के घर गई। अरे क्या हाल है लाजो? बिरजू ठीक तो है ना? इतने दिन हो गए, काम मांगने भी नहीं आया। अजी क्या बताऊं, वो तो रोज़ ही कुछ नए नए नाटक करते रहते हैं। आजकल उन्होंने हाथ में एक धागा बांधा हुआ है, कहते हैं अगर धागा टूट गया तो वो मर जाएंगे। हा 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 हा। चल तू परेशान मत हो, मैं खुद तेरे घर चलता हूँ और उसे खींच कर लेकर आता हूँ। उस मूर्ख को मेरे सिवा कोई और संभाल नहीं सकता। धनीलाल बिरजू के घर पहुंचते हैं। ये क्या नाटक लगा रखा है बिरजू? चलो, मैंने तुम्हें काम पर वापस रख लिया है। चलो काम पर चलो। नहीं मालिक, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। अगर कोई काम करते करते ये धागा टूट गया तो मृत्यु मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाएगी। बिरजू ये बातें कर ही रहा था कि उसके हाथ का वो धागा टूट गया। अरे बाप रे, मैं मरने वाला हूँ मालिक। अरे बिरजू, तू क्या कर रहा है? सेठ जी, जंगल में मैं एक बहुत बड़े साधु से मिला था। उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर ये काला धागा टूट गया तो मैं मर जाऊंगा। देखो ना, काला धागा टूट गया है, अब मृत्यु मेरा हाथ पकड़कर ले जाएगी। अरे पागल, जब सबके सामने तू जिंदा बैठा है तो मर कैसे गया? किसी ने तुझे बेवकूफ़ बनाया है। अब चल और काम कर। अब तो बस मृत्यु के आने का इंतजार कर रहा हूँ। जादूगर ने कहा था मरने पर मृत्यु हाथ पकड़कर ले जाएंगे। अरे मूर्ख, अगर ऐसी बात है तो कुछ और हाथ में बांध ले। मृत्यु को थोड़ी ना पता चलेगा कि तुम्हारा धागा टूटा था या नहीं। पर अगर उन्हें पता चल गया तो? अरे कैसे पता चलेगा? उन्हें इसके बारे में कौन बताएगा? ठीक है मालिक, आप कहते हैं तो मैं बांध लेता हूँ, मगर मेरे पास तो धागा ही नहीं है। अरे देख, अपने गाय के गले में पड़ी काली रस्सी धागे से ज्यादा मोटी है, उसे ही बांध ले। पर मालिक, वो हमारी गाय को ले गए तो? अरे उस महाराज ने कहा था कि मृत्यु हाथ पकड़ कर ले जाते हैं, मगर तुम्हारे गाय के तो हाथ ही नहीं है। बस दोनों बच गए। चलो अब जल्दी करो। वाह वाह मालिक, आप हमको बचा लिए। अरे लाजो, आज से ये रस्सी हमारे गले में बांध दे, हम जी जाएंगे और हमारी गाय भी जिंदा रहेगी। लाजो रस्सी को बिरजू के गले में डाल देती है और धनीलाल उसकी मूर्खता पर हंसते हुए रस्सी पकड़कर उसे अपने घर ले जाते हैं।